नमस्ते साथियों, अगर आप हिंदी से केवीएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज तैयारी करवाई जाएगी हिंदी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी पीजीटी की। और जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की भी तैयारी करना चाहते हैं या एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी आदि की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो भी है चैप्टर वाइज तो तैयारी करवाई जाएगी। देखिए, ये आपका है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नहीं कह सकते, ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का टॉपिक है, ठीक है। और केवीएस या एनवीएस टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ ये देखिए, ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ होता है और इसको डील करने का आपको क्या है कि आप जो भी अगर तैयारी करना चाहते हैं सही मायने में केवीएस, एनवीएस, टीजीटी पीजीटी हिंदी से, तो उनको क्या करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। जैसे कि एलटी ग्रेड हो गया या जीआईसी, जीडीसी या डीएसएसबी में पूछे गए जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न बन के उठ के चले जाते हैं। और साथ ही साथ ये याद रहे कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है और 6 to 12 की एनसीईआरटी उनको पढ़नी है जो पीजीटी देना चाहते हैं, और टीजीटी वालों के लिए 6 to 10 की एनसीईआरटी काफ़ी है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को कवर करवाया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप सीरियस हैं, वाकई में आपको जॉब लेना है तो। अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए, अगर आप मेहनत करिएगा तो मेहनत का ही फल मिलता है, और मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। बिना मेहनत के आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। तो गोल्डन चांस है, एक सीट आप इस बार अपने केवीएस टीजीटी में या पीजीटी में पक्की करें। और ये याद रखिएगा कि अगर आप टीजीटी हिंदी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका 100 मार्क का पूछता है मेन पेपर से, जो आपका हिंदी ग्रेजुएशन से अगर आपने किया है, अगर हिंदी आपका तीनों ईयर्स में 3 ईयर्स अगर आपका हिंदी है तो ही आप क्या कर सकते हैं, ये टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पीजीटी वाले क्या करेंगे, पीजीटी वाले के लिए है कि हिंदी के साथ उनका संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हैं पीजीटी के लिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। हम लोगों का आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको दो दो वीडियो मिलेंगी, जो आपका ये एक हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, सूफी काव्य, इन चीज़ों का यानी जो भी टॉपिक्स है इससे रिलेटेड मिलेगा। और साथ ही साथ आपको 6 to 12 का एनसीईआरटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो सारी की सारी टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। और एक बात, इस चैनल को खोलने का प्रारंभ मतलब हम लोग, हमारा उद्देश्य यही है। तो दोस्तों, इस चैनल को खोलने का मेरा यही मात्र एक उद्देश्य है कि मैं जब यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही थी, टीजीटी की तैयारी कर रही थी, तो उस समय हमें कोई भी ऐसा कंटेंट, ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिला जहाँ पे हमें वो मतलब सेटिस्फाइड कर सके कि ये टॉपिक्स, यही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी को देखते हुए मैंने इसको स्टार्ट किया है। आई होप आप लोग वीडियो को प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब या लाइक, अगर आपको मतलब लगता है फ़ायदेमंद है तभी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इसी हिसाब से आएंगे आपको। हर एक क्वेश्चन पे हर जो भी टॉपिक है आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी। इसके लिए आप टेंशन ना लें, टेंशन लेने के लिए हम लोग हैं, तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इतिवृत्त आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है। तो आपको याद रहना चाहिए कि देखिए, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, या यूजीसी नेट का हो या जेआरएफ का या कोई भी हो एग्ज़ाम हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये आलोचनात्मक मतलब ये आलोचनात्मक विद्वान माने जाते हैं। यानी कि इनकी जो एक छवि है आलोचनात्मक
ये सबसे ज़्यादा आलोचना करते रहते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर नाम किसी का आता है उभर के आलोचना में, अगर ये आलोचना आपको दिखा और सबसे ज़्यादा जो नाम आता है ये रामचंद्र शुक्ल का ही है, तो वही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इसका थोड़ा सा व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है, और जो 1929 ईस्वी में आया था। और शुक्ल जी प्रमुखतः देखिए यहाँ पे समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि आलोचना करने का काम जो है इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था इनको याद रखिएगा। जब कभी भी आपका आलोचना वाला प्रश्न आए और उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो तो वो 90% आप रख लीजिए, वही सही रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य में आधार काल का यानी कि आदिकाल को आधार काल का नाम किसने दिया है? देखिए यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी, ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आधार मतलब आदिकाल को आधार काल का नाम सुमन राजे ने भी दिया था, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मोहन अवस्थी के साथ साथ सुमन राजे ने भी दिया था आदिकाल को आधार काल का नाम, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है, ठीक है। और देखिए आदिकाल को आधार काल का नाम सुमन राजे ने भी दिया है। यही मैं बता रही थी कि सुमन राजे हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अगर केवीएस एनवीएस की तैयारी आप वाकई में गंभीर एकदम गंभीर रूप से करना चाहते हैं और एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम शायद मार्च या फरवरी में ही हो जाए। हमें लग रहा है, हमारे ख्याल से मार्च या अप्रैल में हो सकता है या फरवरी में भी हो सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी केवीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उसके ठीक 3 महीने बाद या 3.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो वही तो उसी समय को लेके आपको चलना है, उसी अनुसार आपको चलना है। अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं तो आपका बेहतर भविष्य हो सकता है। क्योंकि दोस्तों केवीएस एनवीएस में जो सैलरी की भी बात करें, कम से कम आप अपने परिवार के लिए मतलब अच्छा जीवन उनको दे सकते हैं, है ना। तो अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए मेहनत कर लीजिए। इस बार आपको सिलेक्शन 100% लेना है, इस हिसाब से मेहनत करिए, ठीक है। थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो चारण काल है यानी कि आदिकाल का जो मतलब है ना, हिंदी को अलग अलग काल में डिवाइड किया गया है, जिसमें इसका सबसे पहला नाम है आदिकाल है। और देखिए आदिकाल को कौन कौन से विद्वानों ने किस किस नाम से इन्होंने बुलाया है, तो इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये देखिए ये आपका यूपी पीएससी जीआईसी 2021 में पूछा है, 2017 में भी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। ये यूजीसी नेट में भी आया है, केवीएस एनवीएस में भी आया है। आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन बनते रहता है। देखिए इसका देखिए चारण काल यानी कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। फिर आरंभिक काल किसने कहा है? ये सभी आदिकाल के नाम है, आदिकाल का नामकरण, ठीक है। तो चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। बीजवपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। MBBI है ये। और वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। सामंत काल किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? देखिए यहाँ पे संधि काल एवं चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है। और संधि काल के साथ साथ चारण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। अगर प्रश्न में आपके ये आ जाए कि चारण काल किसने कहा है, वहाँ पे अगर क्वेश्चन का ऑप्शन रहता है कि ग्रियर्सन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और तीसरा में लिखा रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा में रहेगा राहुल सांकृत्यायन, तो वहाँ पे तो आपको सेलेक्ट करना है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। और उसके पहले अगर आपको ऑप्शन में 2 चीज़ें दी रही मतलब दी हुई होंगी, अगर वहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन लिखा रहेगा और तीसरे ऑप्शन में आपका
ए बी दोनों रहेगा तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तब उस हिसाब से आपका सही हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन का आंसर जो टिक करना है तो ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। फिर है आदिकाल। ये देखिए आदिकाल को आदिकाल का नाम आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। फिर आधार काल का नाम देखिए यहाँ पे मोहनराज एवं सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने दिया है। और जय काल का नाम रमाशंकर रसाल ने दिया है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया है। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ, ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास का नगरीय प्रचारणी सभा में प्रकाशित हिंदी सभा शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया है। तो ये देखिए क्या ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है आपका हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लीजिए। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक में सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी कि 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। कौन सा, ये हिंदी साहित्य का इतिहास। और कहाँ प्रकाशित हुआ था, नागरी प्रचारणी सभा से ये प्रकाशित हुई थी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आई, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। फिर है हिंदी साहित्य का अतीत, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोगों का, और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं तो जॉन गिल क्राइस्ट है। कौन है, जॉन गिल क्राइस्ट, ठीक है। और इनका जो व्याख्या देख लीजिए, ये याद रखिएगा। और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, तो जॉन गिल क्राइस्ट है, ठीक है। देखिए व्याख्या, और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिल क्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिल क्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये याद रख लीजिएगा कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज है जो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। किनको, ये जॉन गिल क्राइस्ट को। ये भी प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है ये। फिर है, और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी में ये क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 में प्रकाशित हुई थी। इनकी ये जॉन गिल क्राइस्ट की प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। आपके प्रश्न इसी हिसाब से पूछे जाएंगे, या तो केवीएस का हो या एनवीएस का हो, टीजीटी पीजीटी कहीं से भी हो। आप अगर केवीएस टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हैं तो आप ज़रूर ये देखिए, ये नहीं कि आपको केवीएस का ही प्रीवियस ईयर लगाना है, नहीं, ऐसे नहीं। अगला प्रश्न है हम लोगों का जो था, हमारा अगला प्रश्न क्या था कि मिश्र बंधु द्वारा रचित कौन सा नहीं है। आपको यहाँ पे कौन सा नहीं है सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा ऐसा रचना है जो मिश्र बंधु का नहीं है। पहला ऑप्शन है हम लोगों का बूंदी बारिश, पहला ऑप्शन है हम लोगों का बूंदी बारिश। दूसरा है भारत विनय, तीसरा है पुष्पांजलि, चौथा है पृथ्वी कल्प। देखिए आप कौन सा नहीं है, तो इनका पृथ्वी कल्प नहीं है, बाद बाकी ये तीनों इनकी है, मिश्र बंधु की है, ठीक है। मिश्र बंधु के बारे में आगे हम लोग मतलब जानेंगे इनके डिटेल में, यानी कि मिश्र बंधु का जो टॉपिक है हम लोगों का आगे डिटेल में हम बताएंगे इसके बारे में, इनके बारे में। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, बाद बाकी पृथ्वी कल्प के जो रचनाकार हैं कौन है, गिरजा कुमार माथुर है। कौन है, गिरजा कुमार
गिरजा कुमार माथुर कौन है? पृथ्वी कल्प के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर। और देखिए क्या है कि मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृति है। यानी कि गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं मंजीर है, नास और निर्माण है, धूप के धान है, शिला पंख, चमकीले आदि ये सभी सारी गिरजा कुमार माथुर जी की रचनाएं हैं। बाद बाकी गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि भी रहे हैं। ये याद रखिएगा, तार सप्तक जो अज्ञे जी द्वारा संचालित किया गया था उनके भी ये कवि रह चुके हैं। कौन? गिरजा कुमार माथुर। ठीक है। फिर ये देखिए अब भारत विनय, बूंदी बारिश, पुष्पांजलि, गद्य पद्य में लेख संग्रह, नेत्र मिलिन आदि मिश्र बंधु की रचनाएं हैं। यानी कि भारत विनय हो गया, बूंदी बारिश हो गई, पुष्पांजलि हो गए, नेत्र मिलिन हो गए, ये नेत्रीन मिलन है। इनके लेखक कौन है? ये मिश्र बंधु हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण है। यानी कि मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण भाग है हिंदी नवरत्न। ये याद रखिएगा, हिंदी नवरत्न किन की रचना है? तो मिश्र बंधु की हैं। और मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 5000 से लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में आया था। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसको याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। फिर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक में इन्होंने अनुवाद किया है। किसी ने? किशोरी लाल गुप्त ने, जिसका प्रकाशन 1957 यानी कि 1957 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो इनका नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। यानी हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम कौन है? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिए। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में, रूस में 25 मास। ये इनका महत्वपूर्ण है, इनका राहुल सांकृत्यायन का। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों को विभाजित किया है? मतलब किसने, निम्न में से किसने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल का नाम 2 उपशीर्षकों में दिया है? तो पहले हम लोग देख लिए थे कि डॉक्टर राम कुमार ने क्या कहा है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यानी कि आदिकाल को इन्होंने संधि काल एवं चारण काल दोनों की उपाधि दी है। इसका व्याख्या देख लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी हिंदी साहित्य इतिहास में
आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों से विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। और निम्नलिखित लेखकों एवं उनके आदिकरण का नामकरण भी देख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग ये पहले ही बता चुके हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं ये कि चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आधार काल सुमन राजे ने कहा और सिंध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भाग इनका आया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनके दो भाग आए थे, मतलब पार्ट आए थे 1965 ईस्वी में। और इसके लेखक थे गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। व्याख्या थोड़ा पढ़ लीजिए। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में इन्होंने लिखा है इस नाम से, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में। फिर नामवर सिंह ने लिखा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ नामवर सिंह की हैं। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा इन्होंने लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसे ही माना जाता है। किसे? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास किसने लिखा है? इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। अच्छा, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? मतलब कहाँ से हुई थी, किस सभा से हुई थी या किस मतलब समिति द्वारा हुई थी? देखिए यहाँ पे कहाँ से हुई है, तो ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुई है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन। थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार ला लिटेरेचर हिंदुस्तानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। यानी कि मिश्र बंधु हम लोग सुनते हैं, लेकिन उनमें कौन कौन से नाम है? तो इसमें देखिए याद रखिएगा, इसमें 3 नाम है। सबसे पहला नाम तो आता है गणेश बिहारी जी का, ठीक है, फिर है श्याम बिहारी जी का, फिर है सुखदेव बिहारी जी का। यानी कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों को मिला के मिश्र बंधु नाम से ये तीनों लोग क्या हैं? विख्यात है। ठीक है, यहाँ देखिए हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है 11, इधर है, देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। यानी कि मिश्र बंधु जो अभी हम लोग हाल में ही पढ़े कि मिश्र बंधु में कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन से आए थे? गणेश बिहारी आए थे, सुखदेव बिहारी आए थे और श्याम बिहारी आए थे। इन लोगों ने क्या कहा है, रीतिकाल को कौन सा नाम दिया है? तो रीतिकाल को इन लोगों ने जो नाम दिया है वह नाम है अलंकृत काल। याद रखिएगा, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है रीतिकाल को। ठीक है, इसका व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथ की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल का नाम दिया है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है किसको? रीतिकाल को। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए
मिश्र बंधु ने तो क्या कहा है, रीतिकाल को क्या कहा है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पहले मतलब स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि आदिकाल को इन लोगों ने चारण काल कहा, तो क्या मतलब बीजवपन काल कहा या अन्य काल के नाम से इनको अपना अपना संज्ञा दिया। लेकिन यहाँ पे है रीतिकाल को कौन सा नाम दिया, तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को तो अलंकृत काल कहा, ठीक है। और फिर शुक्ल जी ने रीति ग्रंथ की प्रचुरता के कारण इसको रीतिकाल ही कहा, यानी कि रीतिकाल मतलब रीति की प्रचुरता, यानी कि रीतिकाल की प्रचुरता, ठीक है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, यानी कि रीतिकाल को कौन सा, श्रृंगार काल कहा। और रामशंकर शुक्ल ने कला काल कहा, ठीक है। सामान्यतः 17वीं सदी के मध्य में 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है, यानी कि 17वीं से 19वीं सदी तक इसकी जो अवधि है रीतिकाल की अवधि वो मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल युग किसने कहा, तो हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर में कि हिंदी काल को जो सिद्ध सामंत का नाम दिया है वह है राहुल सांकृत्यायन। इनका नाम के पीछे पड़ता है क्या, पंडित पड़ता है, तो पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो याद रखिएगा सिद्ध सामंत मतलब पंडित का वो आ रहा है ना थोड़ा सा, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत युग। इसका भी व्याख्या देख लीजिए थोड़ा, देखिए कितने कितने मतलब एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसका व्याख्या देख लीजिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, देख लीजिएगा। फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है पूछ रहा है। तो ये जो रचना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किनकी रचना है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। और इनका देखिए थोड़ा सा बाद बाकी इनका जो है वर्णन इनके बारे में भी ये नीचे में दे दिया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया था। फिर भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं डॉक्टर रामविलास वर्मा ने किया था। फिर हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया था 1924 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग के शीर्षक है, यानी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित जो हुई थी हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, तो वो उनका प्रथम भाग का शीर्षक का नाम क्या था, तो उनका प्रथम भाग के शीर्षक का नाम था हिंदी साहित्य की पीठिका। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की पीठिका। इसका व्याख्या देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई थी। ये भी याद रखिएगा कि नागरी प्रचारणी सभा कहाँ से प्रकाशित की जा रही थी, तो जो बनारस है अभी का वाराणसी, तो वहीं से प्रकाशित की जाती थी। 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड, पहला और दूसरा 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है, एवं बीच के कुल 12 खंड तीसरे एवं 14वें में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प चुने। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। असंगत विकल्प चुने, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक डॉक्टर रामकुमार वर्मा इतिहास का है, मतलब रामकुमार वर्मा इतिहास लिख दिया। तो किनका है, किनका असंगत है, तो ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी ने लिखा है। फिर लक्ष्मी सागर ने भी ये लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक किसने लिखा है, तो ये रामकुमार वर्मा ने लिखा है। ये आपका जो असंगत है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये असंगत है। ठीक है,
तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी इन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास ने नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास विकल्प असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में प्रकाशित आचार्य नंदुलाल वाजपेयी जी की कृति है। ठीक है, नंदुलाल वाजपेयी जी की कृति जो है जयशंकर प्रसाद 1940 में आया था, यानी कि 1940 में। ये जयशंकर प्रसाद एक ग्रंथ है, मतलब वैसे तो हालांकि इनका नाम है जयशंकर प्रसाद, जो हमारे क्या छायावाद के जो कवि माने जाते हैं वो है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। ये एक ग्रंथ का नाम है, मतलब पुस्तक का नाम है, जो 1940 ईस्वी में आया था, नंदुलाल वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है। फिर आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी में लिखा गया है। महाकवि सूरदास 1952 में लिखा गया है। रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979 ईस्वी में आया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किनका होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, आपका कथन जो है ना बहुत बार क्वेश्चन में आता है। कथन, ये आपका कथन दे दिया रहेगा और बोला जाएगा कि ये कथन किनका है, तो उसको आपको चयन करना पड़ेगा। तो चयन करने के लिए आपको थोड़ा सा कथन पे बारीकी से ध्यान देना होगा, और कथन पे देखिए उन्हीं कथनों को आप ज़्यादा हाईलाइट करिए जो प्रश्न बार बार आए हैं, तो वही प्रश्न पूछते रहते हैं कथन वाले जो होते हैं। ठीक है, कथन वाले प्रश्नों के लिए उतना घबराना नहीं है, वो ज़्यादा नहीं आता है। फिर है इसका व्याख्या देख लीजिए। ये जो प्रश्न है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता है, बल्कि उस काल के मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कथन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और खासकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो भी कथन है वो उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर है, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो कौन सा विवरण सही नहीं है? तो गारसा दस्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल अनुक्रम प्रस्तुत किया है। फिर शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। या तीसरा ऑप्शन है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों के काल अनुक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है। तो आपका यही ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गारसा दत्तासी ने देखिए कालानुक्रम प्रस्तुत किया है। उपयुक्त विवरण गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ स्टुआर्ट द लॉ लिटरेचर ए हिंदुस्तानी से संबंधित नहीं है। ठीक है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी तथा हिंदुस्तानी साहित्य सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इनका पहला संस्करण 2 भागों में आया था, 1839, और दूसरा आया था 1847 में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ था। फिर शिव सेंगर द्वारा रचित 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण है। शिव सिंह सरोज ये 1838 होगा, 1838 में आया था। 838 लगभग कवियों के जीवन चरित्र तथा उनकी, अच्छा 838 या लगभग, ये अच्छा 1838 नहीं कह सकते। यह शिव सिंह सेंगर द्वारा ये नहीं, 1883 में से तो प्रकाशित हुआ था, और तकरीबन इसमें 1000 लगभग कवियों के जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किनकी है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद के में पाया जाता है। यह किनका कथन है? तो ये किनका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र कुमार। तो किसका कथन है ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। किनका कथन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। इसका थोड़ा व्याख्या देख लीजिए।
इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के मिश्र विनोद में पाया गया है। ठीक है, उपयुक्त कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। बी ऑप्शन आपका सही था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। ठीक है, मिश्र बंधु से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। देखिए, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्य महत्व का मूल्य आंका गया, या इनके प्रथम 3 भाग 1970 में और चतुर्भाग 1991 में प्रकाशित हुए, या चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। कौन सा गलत है पूछा जा रहा है, तो गलत आपका है ये चौथा ऑप्शन गलत है आपका। इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। देखिए इसकी व्याख्या क्या है। इसकी जो व्याख्या है, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिश्र बंधुओं गणेश यानी कि 3000 कवियों का विवरण मिलता है। यहाँ पे क्या है, 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये गलत है। देखिए कितने 5000 लगभग कवियों का विवरण इन्होंने किया है अपने मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की रचना मिश्र बंधु है। इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा ना 5000। ठीक है, फिर है मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन हुआ था वास्तव में 1970 में हुआ था। फिर 1970, 1913 और चतुर्थ भाग 1991, 1934 के आसपास आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है, तो वो होगा गिलक्राइस्ट ने, जॉन गिलक्राइस्ट। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, ये हम लोगों ने पढ़ा ही था। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक तो ये हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका ऑप्शन देख सकते हैं, मतलब व्याख्या, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। इनका निधन 1990 में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, ये याद रखिएगा। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये कुछ थी आपके KVS NVS के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये याद रखिएगा, इसमें ये ध्यान नहीं दीजिएगा कि यहाँ पे UP PGT पूछा है, मतलब PGT में पूछा है, या UP PSC GIC सब में पूछा है, तो ये KVS में नहीं आएगा। ये आप गलत फहमी नहीं पालिए, क्योंकि KVS और NVS एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सभी मतलब हर तरह के आपके क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। यानी कि ये यहाँ से ही क्वेश्चन उठ के वो NVS KVS में रख देता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही होगा KVS NVS का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होंगी, और मिलते हैं। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास कवर हम जैसे ही करेंगे, उसके बाद आदिकाल स्टार्ट कर देंगे, और फिर मिलते हैं। चलिए अगले वीडियो में। आशा है आप सभी को ये बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।